आज के जो ये सारे प्रश्न हमने ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं, ये सारे रामबाण हैं। आपको इसको ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है। हमने बहुत ही आसान तरीका में समझाने का प्रयास किया है, तो हम आपसे ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे। यदि आपको टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मारना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी हुई यदि कोई वस्तु है तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो जब दो समानांतर दर्पण की बात आ जाएगा तो समतल दर्पण प्लेन मिरर की बात आ जाएगा तो उसमें हमेशा अनंत इमेज बनता है। क्यों भाई अनंत इमेज बनता है? कि उसकी जो समतल दर्पण होता है उसका जो फोकस होता है, जैसे यह प्लेन मिरर हो गया और इसका जो फोकस होता है, इसमें फोकस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 हर जगह यहाँ पर फोकस हो सकता है। अर्थात फोकस कितना होता है? फोकस समतल दर्पण का जो फोकस होता है वह इन्फानाइट होता है। फोकस इन्फानाइट होने के कारण इसका जो रेडियस होता है वह भी रेडियस इन्फानाइट होता है। जैसे ही रेडियस इन्फानाइट हो जाता है और फोकस इन्फानाइट हो जाता है तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, शक्ति का मान यदि आपसे पूछ दे तो यहाँ पर शक्ति जो होता है पावर P वह 0 हो जाता है। तो समतल दर्पण में जब समतल दर्पण की बात आ जाएगा तो शक्ति कितना हो जाएगा उसका 0, लेकिन फोकस कितना होगा? फोकस अनंत होगा। त्रिज्या कितना होगा? अनंत होगा। और दो समतल दर्पण यदि समानांतर पैरेलल रूप में रखे हुए हैं तो वहाँ पर इमेज कितना बनेगा? इनफाइनाइट, अनंत बनेगा। अब यहाँ पर समतल दर्पण आ गया है तो समतल दर्पण से जुड़े हम कुछ प्रश्न करते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की गणना करना। प्रतिबिंब कैसे निकालिएगा? तो जो n होता है वो 360 बाई थीटा होता है, 360 बटा थीटा होता है। और यदि 360 बटा थीटा का मान इवन संख्या आ जाता है तो उसमें से एक घटाने पर, कितना घटाने पर? एक घटाने पर वास्तविक इमेज हमें प्राप्त होता है। जैसे मैंने कहा कि दो समतल 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं तो कोण तो कितने इमेज बनेगा? n का मान बताना है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 60, 6 36, अर्थात n का मान कितना आ गया? 6। n का मान आ गया 6। तो 6 क्या है? सम संख्या है, अर्थात इमेज कितना बनेगा? एक कम 5 इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा? 5 इमेज बनेगा। यही यहाँ पर ऑड आता, 5 आता, 4 आता, 3 5 आता, ऑड संख्या था 1 5 3, तो ये वही इमेज हो जाते। अर्थात इवन आने पर ही आपको एक घटाना है, इवन आने पर ही एक घटाना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आखिर हम समतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं? क्या? तो यूज हमें यदि देखना हो तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो समतल दर्पण का यूज आईना के रूप में करते हैं। किसके रूप में? आईना के रूप में। आईना के रूप में करते हैं, सबसे बड़ा बात है आईना के रूप में करते हैं। बहुत अधिक यदि मोड़ है और पीछे के वस्तुओं को देखना हो तो बहुत ज़्यादा मोड़ वाले सड़क पर चालक दूसरी ओर की गाड़ी को देखने के लिए इस यानी समतल दर्पण का यूज करता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर क्या होगा? जितना बड़ी वस्तु होगा उतना ही बड़ा इमेज बनाएगा। आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि वस्तु दायां है तो इमेज बायां बनेगा, यदि वस्तु बायां है तो इमेज दायां बन जाएगा। चौथी बात यदि हम आपको बताएं तो यदि आप समतल दर्पण में, किस दर्पण में? समतल दर्पण में भी वेग से दर्पण की ओर जाते हैं तो आपका जो वेग होता है वह 2v वेग से जाता हुआ दिखाई देगा। कितने वेग से? 2v वेग से। और यदि समतल दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दे, किस एंगल से? थीटा कोण से घुमा दे तो वह 2 थीटा से घूम जाता है। कितने? 2 थीटा से घूम जाता है, 2 थीटा से घूम जाता है। चलिए हम इतना जानकारी यहाँ से लिए।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता क्या होगा। यहाँ पर वक्रता पूछा, वक्रता अर्थात सी पूछा, तो वह भी 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जब वस्तु सी पर रहता है तो उसका इमेज भी सी ए पर बनता है। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब बात आ गया है किसका, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कौन दर्पण, अभिसारी। अभिसारी का अर्थ है कि सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। अभिसारी, अभिसारी, अभी लैले सारी, अभी लैले सारी, अभी लैले सारी, सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। किस बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर मिलती है। दूसरा बात देखेंगे तो अवतल दर्पण में काल्पनिक भी इमेज बनता है और वास्तविक भी इमेज बनता है, दोनों प्रकार के इमेज बनते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, तो सोलर कुकर में यूज होता है बउआ। कहाँ, सोलर कुकर में, सौर भट्टी में भी यूज कर लिया जाता है। और डॉक्टर सब है ना, कान नाक गला के आंतरिक भाग को जांचने में भी यूज करता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में, सौर भट्टी में कान नाक गला के आंतरिक भाग में कोई भी दिक्कत होती है तो उसको हम अवतल दर्पण से ही देखते हैं। इतना बात समझ में आया। फिर व्यक्ति का यदि बड़ा इमेज बनाना हो तो सैलून में, बड़े बड़े सैलून में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। उसके अलावा हेडलाइट में, किसमें, हेडलाइट में, और टर्च के परावर्तक सतह में, टर्च के परावर्तक सतह में किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का। नोट करके ध्यान दीजिएगा, किसी भी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर की बात आ जाएगा तो साइड हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण आ जाता है। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने इतनी जानकारी प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक की बात करेंगे तो हीरा का 2.4 होता है, और सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है, 1 होता है। दूसरा बात यहाँ से देखेंगे यह प्रश्न कैसे बनेगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर अपवर्तनांक का मान कितना दिया, 2.4, कितना दिया, 2.4। और निर्वात में कितना होता है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में, मीडियम में प्रकाश की चाल, किसकी चाल, प्रकाश की चाल। और यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो 2.4 गुना माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸, और बाद में ये 2.4 जाकर भाग लग जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा 3 × 10⁸ बटा 2.4, 3 × 8 24, और एक जीरो ऊपर चला जाएगा तो 10⁹ और आप कटाइएगा इसको तो आ जाएगा कितना, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ से हम कुछ और बातें जानते हैं, अपवर्तनांक के विषय में जानते हैं। अपवर्तन की घटना क्या क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पानी की सतह पर रखी हुई छड़ी कैसी प्रतीत होती है। तो पानी की सतह पर रखी हुई जो छड़ी होती है वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, पानी की सतह पर रखी हुई छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा प्रश्न, पानी से भरा बाल्टी का कम गहरा दिखना। तीसरा अपवर्तन की घटना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त होने के कुछ समय बाद तक वह दिखाई देता है। और जल से भरे बर्तन में जैसे ही हम सिक्का डालते हैं वह सिक्का कैसा दिखेगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ
दिखाई देता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक पूछा है और मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है और पी बराबर 1/f होता है मीटर में। तो यह मीटर क्या है, एसआई यूनिट हो गया। यही सेंटीमीटर में रहता तो 100 सेंटीमीटर बटा एफ होता। तो एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर हो जाता है लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब होगा क्या होगा, मीटर हो जाएगा। अब हम लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक देखिए। लेंस की क्षमता का एक और मात्रक है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को बउआ आकाश कैसा दिखेगा। तो चंद्रमा पर और चंद्रमा के बाद चूंकि वायुमंडल वहाँ पर है नहीं तो प्रकाश स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। प्रकाश की प्रकीर्णन की घटनाएं वहाँ पर नहीं होती है क्योंकि वायुमंडल नहीं है, और जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा और वहाँ का आकाश कैसा दिखेगा, काला दिखाई देखेगा। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से हम कुछ और प्रश्न निकालते हैं। जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। और यह प्रश्न पूछा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बउआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि विद्युत धारा को जो प्रबलता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हम एमीटर का उपयोग करते हैं। किसका, एमीटर। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से बहुत सारा जानकारी मिलेगी कि व्हाट इज विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार से I बराबर Q/T और यहाँ से Q बराबर IT हो जाएगा। तीसरा से गुना कीजिएगा तो Q बराबर IT हो जाएगा। अब हम आवेश को कूलम्ब से मापते हैं और टाइम को टाइम से सेकेंड से। तो कूलम्ब पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। कूलम्ब पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। कूलम्ब पर सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर। अर्थात विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। और देखते हैं ओम के नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR ओम के नियम से प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर V क्या है, वोल्ट है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध है। तो कोई भी चीज में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें जितना ही कम प्रतिरोध यानी जितना ही कम रुकावट होगा उतना ही ज्यादा धारा प्रवाहित होगा। नहीं समझे बात, यानी प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो नरम लोहा, स्वाभाविक सी बात है। विद्युत चुंबक बनाने में बउआ नरम लोहा का यूज किया जाता है। किसका, नरम लोहा का। और यहाँ से कुछ और हम प्रश्न निकालेंगे। सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध, सबसे ज्यादा रुकावट नाइक्रोम में होता है। अतः नाइक्रोम का जो यूज है, किसका, नाइक्रोम का हम इलेक्ट्रिक हीटर बनाने में करते हैं। किसमें, इलेक्ट्रिक हीटर में करते हैं। चालकता का क्रम, चालकता जिसमें आसानी से धारा का प्रवाह हो जाता है उसको चालकता कहते हैं। और चालकता का क्रम देख लीजिए। सबसे अच्छा जो चालक है वह चांदी है। क्या है, चांदी। उसके बाद है तांबा, और तांबा के बाद कौन है, तो तांबा के बाद है एल्युमिनियम। कौन, एल्युमिनियम। कौन है, एल्युमिनियम। तांबा के बाद एल्युमिनियम है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19
कूलम, 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ से भी हम 3 प्रश्न निकालेंगे। सबसे पहला आपने नाम सुना होगा न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का। तो प्रश्न पूछता है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का, यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। और यहाँ से एक हम ट्रिक देते हैं आपको इनका नाम याद करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने किया था। हम कहेंगे द गुप्तचन, द गुप्तचन, द गुप्तचन, द गुप्तचन, द गुप्तचन अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, चैडविक, चैडविक। यहाँ से इतनी बातें आपको जानकारी मिली। कुछ और बातें हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर, कैसा वोल्ट मीटर? आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। और आदर्श आमीटर, आदर्श आमीटर की आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श आमीटर की आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। चौथा बात हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन की गति यदि आपसे पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इलेक्ट्रॉन की गति। जबकि करंट की गति, करंट की गति जस्ट इसके विपरीत होता है, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है या गति होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इतनी सारी बातें हमने जाना। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें।